दोस्तों, एक 30 साल की महिला जिसका पति पिछले 5 सालों से मुंबई गया था और वो वापस लौट कर आया भी नहीं था। उसके बारे में ये भी नहीं पता था कि वो जिंदा है या मर चुका है। फिलहाल वो महिला अपने बूढ़े सास ससुर के साथ रहकर अपने पति का इंतजार करने लगती है, लेकिन अपना और अपने सास ससुर का पेट पालने के लिए वो एक चाय और समोसे की दुकान चलाती है। लेकिन दोस्तों, समाज के भेड़ियों की नज़र जब उस महिला के शरीर पर पड़ता है, क्योंकि महिला अकेली थी, खूबसूरत थी, जवान भी थी, तो वो उसे हासिल करने की सोचते हैं, उसे बहलाते हैं, फुसलाते हैं, यहाँ तक कि जोर जबरदस्ती करने की भी कोशिश करते हैं। लेकिन दोस्तों, महिला जो थी चरित्रवान थी, पतिव्रता थी। वो सोचती है कि चाहे जो हो जाए, जब मेरा पति मेरे नसीब में होगा तो आएगा। और दोस्तों, बहुत मेहनत और लगन से वो अपना पेट पालती है। लेकिन दोस्तों, एक दिन एक ऐसे व्यक्ति से उसका पाला पड़ जाता है कि जो बहुत प्रभावशाली था, थाने पुलिस में उसकी पहुंच थी और इन सब मामलों में वो बदनाम था। वो जिद ठान लेता है कि चाहे जो हो जाए, इसको अपने बिस्तर तक लाकर ही छोड़ूंगा। लेकिन दोस्तों, महिला भी ठान लेती है कि चाहे जो हो जाए, मेरी जान ही क्यों ना चली जाए, मैं इसकी बातों में नहीं आने वाली। दोस्तों, उसके बाद वो ऐसी ऐसी साजिश रचता है और जिसके तहत उस महिला को ऐसे से दिन देखने पड़ते हैं, ऐसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, अंत में क्या वो उससे बच पाती है या फिर वो अंत में क्या होता है? दोस्तों, उसका पति आता भी नहीं है। फिलहाल एक भावुक कर देने वाली एक कहानी है, तो आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस वही रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, एक कहानी है बिहार के मधुबनी जिले का एक तहसील लगता है बेनीपट्टी तहसील। उसी तहसील में एक महिला जिसका नाम सुभावती देवी होता है। उस महिला की उम्र 30 साल की थी और पिछले 5 सालों से, यानी कि जब वो 25 साल की थी, तभी उसका पति जिसका नाम हरीश होता है, वो कमाने के लिए मुंबई गया था। लेकिन दोस्तों, एक बार गया तो फिर वापस आया ही नहीं। अभी उसके शादी को मात्र 2 साल ही हुए थे, अभी कोई बच्चा भी नहीं हुआ था। अब वो ना इधर की थी ना उधर की थी, बस अपने पति का इंतजार करने के अलावा उसके पास कोई चारा नहीं था। घर में उसके बूढ़े सास ससुर थे, उनके साथ वो रहती है, लेकिन घर में पैसे नहीं, कोई कमाई का जरिया नहीं। एक कमाने वाला हरीश ही था जो कि आया नहीं। तो इसीलिए वो अपने एक छोटी सी उसका ज़मीन था, सड़क के बगल में उसकी ज़मीन थी, उसी में वो चाय और समोसे की दुकान खोलती है और उसके साथ कुछ और चीज़ें बेचती है, जैसे पानी वगैरह हो गया, बिस्किट वगैरह हो गया, कुछ मीठा वगैरह। और इसी से दोस्तों वो अपना गुजारा करने लगती है। 2-4 कस्टमर जो है दिन में आने लगे, धीरे धीरे करके उसकी दुकान चल गई और जिस वजह से वो अपना जो है पेट पालने लगी। लेकिन दुकान पर वो अकेले ही रहती थी। उसके सास ससुर जो थे वो बुजुर्ग थे, कभी आती थी सास, कभी नहीं आती थी। फिलहाल वो अपनी जो है अपने दम पर वो दुकान चलाने लगी। लेकिन दोस्तों, वही हुआ कि लोग, आज का ज़माना ऐसा है कि सोचते हैं कोई महिला अगर अकेली है, जवान है और पति भी नहीं है, तो इसकी ज़रूरतें होंगी, इसे पैसों की चाहत होगी। तो इसीलिए कुछ लोग ऐसे भी थे जो बिन बुलाए मेहमान की तरह आते हैं, मदद का हाथ बढ़ाते हैं। लेकिन उसके बदले में वो जो कुछ चाहते थे, सुभावती उनकी नीयत को भांप जाती थी। वो कोई भाव नहीं देती थी, उनसे कोई मदद नहीं लेती थी। कुछ लोग दुकान पर बैठकर उसके सामने ऐसी ऐसी बातें करते थे जो कि नहीं करना चाहिए था। लेकिन सुभावती को सब कुछ सुनना पड़ता था और सब कुछ बर्दाश्त करना पड़ता था, क्योंकि पेट का सवाल था। और दोस्तों, इस तरीके से दिन बीतता गया। धीरे धीरे वो सख्त होती गई, थोड़ी सी ढीठ होती गई। यूँ कहें कि जैसे परिस्थितियों में वो ढल जाती है। अब कोई ज़्यादा बदतमीजी करता था तो उसे डांट देती थी, फटकार देती थी। कोई अगर पीने बैठता था, कोई शराबी आता था तो उसे भी वो डांट फटकार कर भगा देती थी, क्योंकि अब उसके दुकान पर कस्टमरों की कमी नहीं थी, आते रहते थे। ऐसे में दोस्तों, एक व्यक्ति जो कि उसी इलाके का था, जिसका नाम फूलचंद्र होता है। फूलचंद दोस्तों, वो एक बहुत ही प्रभावशाली रसूख वाला व्यक्ति था, नेतागिरी थोड़ा करता था।
थाने पुलिस में उसकी पहुंच थी और कोई भी काम जो है वो फ़ोन पर ही उसके हो जाते थे। अब दोस्तों, जब फूलचंद की नज़र एक दिन सुभावती देवी पर पड़ती है और वो उसे गौर से देखता है, निहारता है, तो जैसे सबकी नीयत थी दोस्तों, उसकी भी नीयत जो है वो वहाँ पर बिगड़ जाती है और वो सुभावती देवी से बहकी बहकी बातें करने लगता है। कहता है, इतना दिन हो गया तुम्हारा पति आया नहीं, तो और कोई जुगाड़ वगैरह कर रखा है कि नहीं कर रखा है। दोस्तों, वो जानती थी कि ये प्रभावशाली आदमी इसका नाम है, अगर कोई दूसरा होता तो उसे वो तुरंत जवाब दे देती, लेकिन फिलहाल वो सुनती रही और सुनते सुनते बस वो जो है उसके हाँ में हाँ मिलाती रही और जो भी वो मांगता गया, चाय पानी वगैरह, वो सब उसको देती गई। लेकिन जाते वक्त जब उसको पैसा वो देने लगता है, उसका हाथ पकड़ लेता है और उसके बाद उसका जब चेहरा देखती है तो कहता है कि देख क्या रही हो, और आ जाओ गाड़ी में, चलते हैं कहीं। वो कहती है कि मैं तुम्हारे गाड़ी में बैठने थोड़ी यहाँ पर, यही काम करने के लिए मैं थोड़ी हूँ, तुम जाओ अपनी गाड़ी में बैठो, मैं क्यों जाऊँ। वो कहता है कि इतना ईमानदार मत बनो, कहीं ना कहीं तो कनेक्शन होगा तुम्हारा, ऐसे तो तुम रहती नहीं हो। वो कहती है कि ये आपका सोचने का मतलब नहीं है मैं कैसे रहती हूँ, क्या करती हूँ, क्या नहीं करती हूँ। आप चाय पानी पीने आए हो, चाय पानी पी लिए, अब अपने रास्ते जाओ, अपना काम करो। जब ये बात सुनता है तो दोस्तों भड़क जाता है। कहता है, तू कौन होती है मुझे रास्ता दिखाने वाली, रास्ते बताने वाली, मेरी जब मर्जी मैं तब जाऊंगा यहाँ से। कहती है, ठीक है आपकी जब मर्जी तब जाना, लेकिन यहाँ पर अगर बैठो तो शराफत से बैठना पड़ेगा। इतना सुनते वो तैश में आ जाता है। कहता है कि तुम्हारे जैसों को मैं खरीद लेता हूँ, तुमने समझ क्या रखा है। वो कहती है, जिसे आप खरीदते होंगे, मुझे आप खरीदने की धमकी मत दीजिए, मैं आपकी बातों में नहीं आने वाली। वो कहता है कि अगर पति होता तब तेरे कितने तेवर होते। कहती है, मेरा पति आए या ना आए, लेकिन आप जो चाहते हो ऐसा कुछ नहीं होगा। फिलहाल आपकी भलाई इसी में है कि आप यहाँ से चले जाइए, आप अपना समय मेरे पीछे ना बर्बाद कीजिए, आप जो चाहते हैं ऐसा कुछ होगा नहीं यहाँ पर। और दोस्तों, इतना सुनने के बाद वो कहता है, ठीक है मैं तुमको देख लूँगा। और फिर वो जाता है और उसके बाद वो 2 ही 4 दिन बाद 4 लोग वहाँ पर आते हैं, कार से आते हैं, नशे में वो धुत थे, बैठते हैं और उससे जो है पानी मांगते हैं। वो पानी लाकर देती है, लेकिन जैसे ही एक युवक जो है अपना गिलास मुंह से लगाता है तो कहता है, अरे यार इसमें तो जैसे शराब की महक आ रही है। तो बाकी के तीनों कहते हैं, अरे हाँ यार हमारे भी गिलास से आ रही है। वो सुभावती देवी से इसी बात पर झड़प जाते हैं, उससे बहस करने लगते हैं। सुभावती देवी कहती, तुम्हारा दिमाग खराब है, तुम खुद पीकर आए होगे और यहाँ पर ऐसे ऐसे नाटक कर रहे हो। वहाँ पर और 2-4 लोग थे, लेकिन दोस्तों किसी की हिम्मत नहीं थी इस बीच में बोलने की। और वो बहसबाजी करते करते दोस्तों जो वो करने आए थे, क्योंकि उन्हें निर्देश मिला हुआ था, वो उसके जो है जो कपड़े थे वो तक फाड़ देते हैं। जहाँ नहीं छूना चाहिए उसको वहाँ से छू लेते हैं। बस एक जो है आखिरी काम बचा था जो वो नहीं कर पाते हैं। अगर कोई नहीं होता तो शायद वो भी वहाँ पर वो कर देते। फिलहाल उसका सर सामान जो है फेंक देते हैं, बाकी के जो सामान अपनी गाड़ी में लाद सकते थे वो वहाँ पर भर लेते हैं और उसके बाद वो वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन इसमें एक व्यक्ति जो है वो होशियारी करता है, वो गाड़ी का जो नंबर था वो नोट कर लेता है। फिलहाल जब वहाँ से वो चले गए तो सुभावती की सास आती हैं और वो जो है उनको टूट शराब देती हैं, गाली देती हैं। जो जितनी उनकी क्षमता थी वही वो करती हैं, बुजुर्ग थी और तो कुछ कर नहीं सकती थी। और उसके बाद सास ससुर जो है वो सुभावती को लेकर चौकी पर जाते हैं, पुलिस चौकी पर। वहाँ पर सारी कहानी बताते हैं, कंप्लेन दर्ज करवाते हैं और उसके बाद दोस्तों पुलिस कहती है, ठीक है हम पता लगाएंगे और जो भी इसके जिम्मेदार हैं उनको छोड़ेंगे नहीं, फिलहाल तुम जाओ और अपना काम करो, लेकिन वहाँ पर रहो तो थोड़ा नरम होकर रहो, 4 बात सहने की भी क्षमता रखो। अब दोस्तों ये बात जो है उसे बहुत बुरी लगती है। फिलहाल क्या कर सकती थी, वो चली आती है। 3 दिन के बाद जो है वो फूलचंद्र आता है
और उसके बाद कहता है देख लिया, पहले तुम बदतमीजी से बात करने का तरीका, नतीजा पहले तुम बात करने का तरीका सीखो। अपने जेब से 3-4 हज़ार रुपये निकालता है, जितना कि उसका नुकसान हुआ था उसे देता है और कहता है ये लो, जो तुम्हारी नुकसान हुई है उसकी ये भरपाई है, और कुछ चाहिए तो बताओ। प्यार से रहोगी तो ऐसा आगे कुछ नहीं होगा। मेरे जैसे हर कोई नहीं है। मैं प्यार से बातें कर रहा था, तुम्हारे समझ में नहीं आया। अब दोस्तों उसे तो पता ही था कि सारा कुछ इसी का किया धरा है। वो कहती है कि मुझे प्यार की भाषा समझ में नहीं आती और मुझसे प्यार से बातें करने की ज़रूरत नहीं है। आपके पैसों की भी मुझे ज़रूरत नहीं है। आप अपने पैसे पकड़ो और यहाँ से चले जाओ, बस मुझे भगवान के लिए कमाने खाने दो और मैं जैसे जी रही हूँ मुझको जीने दो, मुझे परेशान मत करो। तुम्हारे लिए दुनिया पड़ी है, कहीं और जाओ, ये सब देखो सुनो, यहाँ पर नहीं ऐसा कुछ होने वाला है। दोस्तों फिर वो तिल मिलाकर चला जाता है कि उसे एहसास हो जाता है कि ये महिला जो है इतनी आसानी से काबू में तो नहीं आने वाली। उसके बाद फिर जो है दोस्तों एक और वो षड्यंत्र रचता है। कुछ लोगों के द्वारा उसके दुकान में कहीं छुपाकर, जब वो दुकान खोली भी नहीं थी क्योंकि सास ससुर के साथ रहती थी, घर पे रहती थी, और फिर वो सुबह आकर दुकान खोलती थी, शाम को फिर चली जाती थी। घर से उसका दुकान दूर था। उसके दुकान के पास में ही कुछ शराब की जो बोतलें हैं वो लोग छुपा देते हैं और उसके बाद पुलिस को सूचना दिलवा देता है फूलचंद्र की वहाँ पर जो है वो महिला जो है वो शराब बेचती है और ग्राहकों को शराब पिलाती है। अब दोस्तों जो पुलिस थे, 2 लोगों को वहाँ पर भेजा जाता है, जिसमें एक हेड कांस्टेबल होते हैं जिनका नाम नीरज कुमार होता है और एक सिपाही होता है जिसका नाम घनश्याम होता है। ये दोनों लोग वहाँ पर आते हैं, लेकिन नीरज कुमार जो है अभी नए वहाँ पर थे। घनश्याम भी अभी नया आया था, पूरा इलाके के बारे में पता नहीं था, वहाँ से चौकी से वो काफ़ी दूर था। तो वहाँ पर जब ये जाते हैं तो फ़ोन करके पता करने की कोशिश करते हैं कि आखिर कौन सी दुकान है जहाँ पर सूचना मिली थी। तब तक वो सुभावती की देवी के दुकान पर ही पहुँच जाते हैं, वहाँ पर बैठ जाते हैं और जो सुभावती थी उस समय समोसे छान रही थी, चाय बना कर रखी हुई थी। जब वो बैठते हैं तो उनके सामने लाकर गिलास रख देती है और उसके बाद कहती है कि साहब और कुछ लेंगे क्या। नीरज कुमार कहते हैं कि समोसा अगर गर्म है तो खिला दो। छान ही रही थी, कहती सब अभी तो मैं बना ही रही हूँ। फिलहाल वो समोसा खाते हैं, उसके बाद चाय मांगते हैं, चाय पीते हैं। तब तक फ़ोन आ जाता है। जब वो फ़ोन मिलाते हैं, जो फ़ोन लग नहीं रहा था, तो फ़ोन जब वहाँ से बात होती है तो कहते हैं कौन सी दुकान है। सूचना मिलती है कि ऐसी ऐसी दुकान है, पहचान बताते हैं कि ऐसा है, तो समझ जाते हैं कि दुकान तो यही है। फिर नीरज कुमार गौर से सुभावती को देखते हैं तो देखते हैं महिला तो बड़ी शरीफ लगती है और जो है अपने आंचल वगैरह बार बार ठीक कर रही है, अपने पेट को ढकने की कोशिश कर रही है क्योंकि वो साड़ी ही पहनती थी। तो ऐसी तो कोई बात नज़र आ नहीं रही है जिस तरीके से सूचना मिली है, क्योंकि वो भी जो है पिछले 10 सालों से नौकरी कर रहे थे पुलिस में, पहचानते थे। इतना तो उन्हें आ ही गया था कि कौन कैसा है, शक्ल से ही पहचान लेते थे। फिलहाल वो जब और गौर करते हैं तो फिर सोचते हैं यार ये महिला गलत तो नहीं हो सकती, लेकिन फिर भी जो ड्यूटी करने के लिए उन्हें भेजा गया था वो ड्यूटी तो उन्हें करना था। लेकिन वो फिर सुभावती से कहते हैं कि कुछ गुटखा वगैरह नहीं है। कहती है नहीं साहब, गुटखा नहीं बेचती हूँ। वो कहते हैं अरे चाय पी लिया, समोसे खा लिया, मुंह खाली हो गया तो गुटखा खाने का मन करता है, तो क्यों नहीं बेचती हो। कहती है नहीं साहब नहीं बेचते, नहीं मन करता, अगर आपको कुछ खाना ही है तो मेरे पास इलायची है, दे देती हूँ। तो नीरज कहते हैं यार गुटखे का काम तो गुटखा ही करता है, इलायची से थोड़ी काम चलेगा। फिर वो अपने सिपाही से कहते, घनश्याम से कहते कि यार जरा जाओ कहीं से 2 गुटखा ले आओ। उसके बाद दोस्तों वो कहता है ठीक है। वो जाता है और जैसे ही जाता है वो बाइक लेकर आए थे, बाइक से ही जाता है। वैसे ही नीरज कुमार कहते हैं कि ऐसा है मैडम, आपके दुकान में जो है हम तलाशी लेने आए हैं और सूचना मिली है कि आप शराब बेचती हो, शराब पिलाती हो लोगों को।
वो कहती है साहब आप चेक कर लीजिए, ऐसी तो कोई बात नहीं है। कहते हैं कि देखो अगर मैं तलाशी लूँगा, अगर मिल गया तो बहुत बड़ी परेशानी में तुम फंस जाओगी, हो सकता है कोई यहाँ पर रखा हुआ हो, इसीलिए एक बार चेक कर लो आसपास में, और मेरा जो साथी है उसके आने से पहले अगर चेक कर लोगी तो सही रहेगा, वरना अगर मिल जाएगा तो हम इसीलिए आए हैं। दोस्तों अब वो हड़बड़ा जाती है और उसके बाद दोस्तों जब इधर उधर देखती है तो वास्तव में उसे जो है वो मिल जाता है। जैसे मिलता है तो हक्का बक्का हो जाती है। नीरज कुमार कहते हैं काम करो, इसे दूर फेंकाओ तुम अभी। वो जाती है, फेंक कर आती है और उसके बाद आकर बैठ जाती, कहती है ठीक है अभी उसको आने दो, फिर हम जो है आपका जो है तलाशी लेंगे। उसके बाद दोस्तों घनश्याम जो है वो आ जाता है और वो नीरज कुमार कहते हैं कि भाई दुकान तो यही है यार, सूचना तो इसी दुकान की मिली है, लेकिन देखो महिला कितनी शरीफ लग रही है लेकिन दारू बेचती है, विश्वास नहीं होता, तो चलो तलाशी लेते हैं। वो कहते हैं सुभावती से कि मैडम आप जो है दुकान से बाहर आ जाइए। कहती है कि वो भी अब उसे भी सहयोग करना था। कहती है क्यों साहब? कहते हैं कि सूचना मिली है तुम जो है ऐसा काम करती हो। थोड़ा तैस में आकर नीरज कुमार बोलते हैं। वो कहती है साहब ऐसा कुछ नहीं है। कहते तुम बाहर आओ। दोस्तों बाहर आ जाती है, तलाशी लेते हैं। घनश्याम तो दुकान का चप्पा चप्पा छान मारता है क्योंकि वो तो अनजान था बेचारा। और उसके बाद दोस्तों जब कुछ मिलता नहीं है तो ये कहते हैं यहाँ पर तो यार कुछ मिला ही नहीं। उसके बाद वो थाने चले जाते हैं, चौकी पर जहाँ पर उनकी ड्यूटी थी। वहाँ पर कहते हैं कि साहब ऐसा तो वहाँ पर कुछ मिला नहीं। दोस्तों फूलचंद जो है वो वहीं पर था, तिलमिला जाता है, कहता अरे यार तुम क्या बात कर रहे हो, और वहाँ पर होना चाहिए। नीरज कहते हैं अरे साहब नहीं हुआ, वहाँ पर है, चलो अच्छी बात है, महिला नहीं बेचती है, शराफत से अपना जो है वहाँ पर काम करती है। तो कहते हैं पुलिस में होके इतना भी तुम नहीं समझते यार कि कुछ राजनीति भी होती है, हम तो उसे फंसाने के लिए वहाँ पर ऐसा रख के आए थे। और दोस्तों उल्टा सीधा वो पुलिस को ही कहने लगते हैं, जैसे वही कहावत हो गई, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। इस बात का नीरज को बड़ा दुख होता है। कहते यार बताओ ऐसे ऐसे लोग पड़े हैं इस जमाने में कि क्या ही कहा जाए। फिलहाल वो ज़्यादा कुछ कह नहीं पाते। और उसके बाद दोस्तों उस दिन तो ये मामला वो किसी तरीके से बच जाती है, लेकिन अगले दिन वो बच नहीं पाती है क्योंकि बगैर सूचना के ये जो है वहाँ रखवा देते हैं और फिर दूसरे सिपाही आते हैं और उन्हें वो मिल जाता है, तलाशी लेते हैं। जब मिल जाता है, जैसे ही मिलता है वहाँ लोकल पत्रकारों को बुलाया जाता है, 2-4 जो वहाँ पर मीडिया कर्मी थे वो आ जाते हैं और सरेआम तमाशा होता है कि ये जो है दारू बेचती है और ऐसे ऐसे काम करती है। दोस्तों इस बात से वो बहुत आहत होती है, उसके ऊपर FIR हो जाता है और फिर वो उसकी जो दुकान है वो बंद कर दी जाती है पुलिस के द्वारा। उसके बाद वो चली जाती है दोस्तों अपने घर पर, वो बैठ जाती है। फूलचंद्र अपने साजिश में कामयाब हो जाता है। जब नीरज कुमार किसी काम से उधर को गए थे तो सोचे चलो, क्योंकि उनके हाथ से ये केस उनके हाथ में नहीं था, किसी और को सौंप दिया जाता है। कहते हैं चलो उस गांव में गए थे तो चलो जरा उसका भी हाल चाल ले लेता हूँ। उन्हें सारी चीज़ें पता थी। जब वहाँ पर गए तो दोस्तों वो जो है उन्हें देखते ही फूट फूट कर रोने लगी। कहने लगी साहब ये मैं निर्दोष हूँ, आपको पता है ये कैसे हो गया। कहते हैं कि अब क्या ही बताएं कैसे हो गया। कहते मुझे सब पता है, जब वो मुझे नहीं हासिल कर पाया तो इस तरीके से वो कर रहा है, मैं बहुत तंग आ चुकी हूँ, मैं अपनी अब जीने की इच्छा नहीं। कहती है मैं किसी दिन जो है कुछ कर लूँगी। नीरज उसे समझाते, कहते देखो ऐसा मत करो। सुभावती कहती है जब मेरे साथ ऐसा हुआ, 4 लोग आए और मेरे साथ ऐसे ऐसे किया, कहने में भी शर्म आती है। तब तो उन लोगों को कुछ नहीं दिखाई दिया, आज तक पुलिस छानबीन कर रही है। नीरज को ये बात पता नहीं थी। वो कहते हैं ऐसा ऐसे ऐसे भी हुआ था। वो कहते हैं ठीक है, और तुम जो है SP ऑफिस चली जाओ और वहाँ पर वो एक कहते हैं मैं तुम्हें बता दूंगा क्या क्या वहाँ पर जाकर लिखवाना, किसी वकील को करके, और तुम लिखवा लेना और उसके बाद जाकर SP ऑफिस में अपना एप्लीकेशन दे देना SP साहब को, अपने सास ससुर को भी ले जाना। वो कहती है साहब मैं
कहाँ जाऊंगी, मैं तो एकदम थक चुकी हूँ। कहते हैं अब ये काम तो करना पड़ेगा, तुम चली जाना। दोस्तों अपनी जेब से उसे 1000 रुपया देते हैं, कहते हैं ये लो तुम्हारा आने जाने का खर्चा है, और वहाँ पर जाओगी तो इस मामले में जो कि तुम्हारे साथ इतनी बड़ी घटना हो गई थी उसमें तो कार्रवाई होनी चाहिए। अब उसके बाद दोस्तों अपने सास ससुर को लेकर एसपी ऑफिस जाती है और वहाँ पर जो जो उसके साथ हुआ था एप्लीकेशन देती है 2-3 पेज का। और अगले ही दिन उस चौकी पर फ़ोन आ जाता है, थाने पर फ़ोन आ जाता है कि ऐसे ऐसे एक महिला के साथ हो गया और क्या रिपोर्ट है इसमें, तुम लोगों ने क्या कार्रवाई करी। यहाँ से आश्वासन दिया जाता है कि हम इसमें देख रहे हैं। वो कहते हैं नहीं, हमको जो है तत्काल इसमें चाहिए, क्योंकि 3 लोग उस घर में बेसहारा हैं और ऐसी एक महिला के साथ ऐसा हो गया। दोस्तों वो बहुत गुस्से में थे और ये केस जो है इत्तेफाक से नीरज कुमार को सौंपा जाता है। नीरज कुमार को दोस्तों यहाँ पर मौका लग गया और फिर वो जब इसमें छानबीन करते हैं, वो गाड़ी का नंबर जो है जब वो पता करते हैं तो कुछ ही दूर की वो गाड़ी थी और दोस्तों फिर वो उन 4 लोगों तक पहुंच जाते हैं जो कि उसके साथ दुर्व्यवहार किए थे। उन्हें पकड़ा जाता है और जब पुलिस या कार्रवाई होती है तब वो कबूल देते हैं कि साहब हमने जो भी कुछ किया फूलचंद्र के कहने पर किया। उसके बाद फूलचंद्र को उसमें हिरासत में लिया जाता है। धीरे धीरे वो जो बोतलें पकड़ाई गई थी उसका भी पर्दाफाश होता है। सारा कुछ उसी का किया धरा था। अब इसमें बहुत धमकी जो है नीरज कुमार को मिलती है, प्रलोभन भी मिलता है कि इतने पैसे ले लो, ये कर लो, वो कर लो। लेकिन वो कहते हैं चाहे जो हो जाए, जैसे तुमने जिद ठान लिया था कि उसको उसके साथ करके ही रहूँगा, वैसे मैंने भी जिद ठान लिया है कि उसको न्याय दिलवा कर ही रहूँगा। और फिर उसके बाद दोस्तों वो जो है FIR होता है, वो तो जेल में चले जाते हैं। और फिर जब इस केस के सिलसिले में वो जाते हैं, जब ये मामला इस तरीके से हो जाता है कि उनको जेल की हवा खानी पड़ती है, जाते हैं और जैसे सुभावती से मिलते हैं दोस्तों, सुभावती देवी उन्हें देखते ही उनसे लिपट कर उनके सीने से लगकर रोने लगती है नीरज कुमार के। कहती है सर अगर आप नहीं होते तो ना जाने मेरा क्या होता, ये लोग ना जाने क्या मेरे साथ कर लेते। दोस्तों अगर पुलिस चाहे तो हर मुजरिम सलाखों के पीछे हो। अब दोस्तों जो नीरज थे उन्होंने यही यहाँ पर किया और उसके बाद इसमें जो है मुकदमा चला। 3 साल की फूलचंद्र को सजा हुई, बाकी 2-2 साल की उन 4 को सजा होती है। उसके बाद इन लोगों में बातचीत होती रही, नीरज कुमार में और सुभावती में। एक दिन सुभावती को पता चला कि जैसे उसकी ज़िंदगी है वीरान, वैसे नीरज कुमार की भी ज़िंदगी है। दोस्तों वो शादीशुदा तो थे, उनकी एक बेटी भी थी, लेकिन 4 साल पहले उनकी पत्नी की ब्रेस्ट कैंसर से मौत हो जाती है और जिस वजह से वो बहुत दुखी रहते थे। जब ये बात सुभावती को पता चलती है तो दोस्तों वो रोने लगती है बातों बातों में। जब वो कहती है कि आपके घर में कौन कौन है तो सारी बात बताते हैं, रोने लगती है। कहती है सर फिर आपकी ज़िंदगी फिर कैसे कट रही है। नीरज कुमार कहते हैं जैसे तुम्हारी कट रही है वैसे मेरी भी कट रही है। कहती है सर मुझे तो उम्मीद है कि मेरा पति क्या पता कहीं से आ जाए, मैं उसी का इंतज़ार करती हूँ, लेकिन मैं क्या बताऊँ, मैं ही जानती हूँ कि मैं कैसे अपने दिन काट रही हूँ। किसी से कहने से भी क्या फ़ायदा, लेकिन आप अपने से लगे तो सोचा आपसे थोड़ा दर्द दुख बांट लूँ, क्योंकि आप बहुत अच्छे हो। दोस्तों उसके बाद जो है नीरज कुमार का वहाँ से ट्रांसफ़र हो जाता है, वो दूसरे थाने पे चले जाते हैं, लेकिन फिर भी वो सुभावती से बातचीत करते रहे। 2-3 सालों का वक्त बीत गया, उसके बाद भी दोस्तों जो सुभावती का पति था वो नहीं आया। 8 साल हो गए और इस बीच में कहीं ना कहीं इन दोनों में लगाव हो जाता है, प्यार भी हो जाता है, लेकिन एक दूसरे से ये कह नहीं पाते हैं। जब 8 साल का वक्त बीत गया, पति नहीं आया, तो एक दिन वो जो है उनके गले से लगकर रोने लगी। कहती है कि मुझे लग रहा है कि मेरा पति अब कभी नहीं आएगा, या तो उसने शादी कर लिया है या फिर उसके साथ कुछ गलत हो गया है। तो नीरज कहते हैं कि फिर
अब क्या सोचा है, कानून के मुताबिक भी तुम दूसरी शादी कर सकती हो। अगर बुरा ना मानो, मैं गलत नहीं हूँ तो फिर, नहीं तो तुम भी मुझे गलत समझो, लेकिन अगर बुरा ना मानो तो क्या मैं उस लायक हूँ कि तुम मुझसे शादी कर सकती हो। मेरे बेटी को संभाल लो, मेरे माता पिता को संभाल लो, तुम्हारे जो सास ससुर है उनको भी देखती रहना। दोस्तों, इतना सुनते ही उनका चेहरा देखने लगती है और फिर उनसे लिपट कर रोने लगती है। दोस्तों, उसके बाद फिर ये लोग शादी करने का फैसला करते हैं और दोस्तों 2023 में इन दोनों की शादी होती है। आज ये लोग बहुत खुश हैं, बहुत ही शानदार तरीके से अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं। तो दोस्तों, ये रही कहानी, अविश्वसनीय कहानी। फिलहाल आपको शुभावती और नीरज कुमार की ये कहानी कैसी लगी, कमेंट में ज़रूर बताएं और इसी प्रकार की कहानियों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक नहीं किया अभी तक तो लाइक कर दीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।